देखिए कक्षा 8 विज्ञान विषय का हम पेपर देख रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024 मॉडल पेपर है ये। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना कहलाता है। तो हमें पता है जल देने को हम क्या कहेंगे? सिंचाई। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्टोमाइसिन। अगला है, निम्न में से कृत्रिम रेशम है नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक या पॉलिस्टर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिस्टर। अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जिंक। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत क्रियाशील धातु है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्रियाशील अधातु है। अगला है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। अगला है, आयरन कॉपर के अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस बनाती है। अगला है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो एफ लिखिए। कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, तो ये आपका सत्य होगा। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है जिसे कोशिका कहते हैं, तो ये भी सत्य होगा। क्लोरोफिल एक हरा रंजक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये भी सत्य होगा। और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी सत्य होगा। अगला है, कोशिका की खोज किसने की? किसने की थी? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पौधों की उचित वृद्धि के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो पौधों की उचित वृद्धि के लिए एक तो प्रकाश, फिर जल और CO2 की उपलब्धता, ये 3 कारक उत्तरदायी हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये हैं बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ। अगला है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते? तो कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्हें प्राकृतिक तरीकों से प्राप्त नहीं किया जाता है। अगला है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। अगला है, आघातवर्धनीयता से आप क्या समझते? तो आघातवर्धनीयता धातुओं का एक गुण है जिससे इन्हें पीटकर, धातुओं को पीटकर आसानी से चपटा किया जा सकता है। अगला है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? अगला है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन इसलिए हैं क्योंकि ये
सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया से होता है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो जो एलपीजी है ये गैसीय ईंधन है, गैसीय ईंधन है, जबकि लकड़ी ठोस ईंधन है। और एलपीजी के प्रयोग से प्रदूषण कम होता है, जबकि लकड़ी के प्रयोग से प्रदूषण अधिक होता है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। तो ये जो प्रश्न है इनके रेखा चित्र आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएंगे और इनके अंतर भी आपको मिल जाएंगे। अगला है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो सजीवों के लिए जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनन से ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। एक जीव निश्चित समय के बाद मर जाता है, लेकिन जनन से वह नई संतान पैदा कर देता है। लेकिन जनन से वह नई संतान पैदा कर देता है। इसी तरह ये प्रजातियां पृथ्वी पर बनी रहती हैं। अगला है मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। इसका आंसर आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा। बड़े बड़े आंसर हैं। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। तो घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों हैं। तो घर्षण की सहायता से ही हम चल पाते हैं, है ना। और घर्षण के बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हैं, इसलिए वो शत्रु और मित्र दोनों हैं। इसका उत्तर आप पाठ्यपुस्तक में देख लीजिएगा। ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न ये है हमारे पास, इनके उत्तर आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह की भी कमी हुई है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज, वनस्पति जात और प्राणी जात, इनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधियाँ हैं जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। इस प्रकार की औषधियाँ प्रतिजैविक कहलाती हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन
टेट्रासाइक्लिन एवं एरिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक है। वे रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती है। और सावधानियां ये रखनी चाहिए हमें कि प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। डॉक्टरों द्वारा परामर्श की गई सभी दवाओं का कोर्स पूरा करना चाहिए। सर्दी जुकाम फ्लू प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग वायरस द्वारा फैलती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आपको दूसरे और पेपर देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।